ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, अबाउट प्रेशर वॉल्यूम लूप्स एंड वाल्वुलर डिजीजेस। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि इन द हार्ट वी हैव फोर टाइप्स ऑफ वाल्व्स। वन इज अयोर्टिक वाल्व, माइट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास हार्ट के अंदर जो वाल्व हैं, माइट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, एज वी डिस्कस बिफोर कि इन वाल्व को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एवी वाल्व। फिर इसके बाद जनाब हमारे पास एयोर्टिक वाल्व होता है, और एयोर्टिक वाल्व के साथ साथ अनदर वाल्व इज कॉल्ड पल्मोनरी वाल्व। इन दोनों वाल्व को, ये हाफ मून जैसे नजर आते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, सेमिलुनर वाल्व कहते हैं। अब यहाँ पे बुक के अंदर जो इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो मोस्ट लाइकली वाल्व अफेक्ट होते हैं वो दो है, एक अयोटिक वाल्व है और एक हमारे पास माइट्रल वाल्व है। देखिए, अगर हम हार्ट के अंदर बात करें, फॉर एग्जांपल एक जनरल सी अगर आप लोगों को मैं मिसाल दे दूं, दिस इज फॉर एग्जांपल फोर चेम्बर्ड हार्ट। अगर ये हम फोर चेम्बर्ड हार्ट की बात करें तो एवरीथिंग विल बी इजी इफ यू जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम। ये डायग्राम आप लोग को बहुत कुछ बताएगी। अगर यहाँ पे देखें, दीज आर द टू एट्रियाज। यहाँ पे ऊपर दो एट्रियाज हैं और नीचे हमारे पास दो वेंट्रिकल्स हैं। अब यहाँ पे वाल्व है, फॉर एग्जांपल दिस वाल्व इज कॉल्ड माइट्रल वाल्व, और यहाँ पे जो वाल्व है दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखें, दिस इज कॉल्ड एयोर्टिक वाल्व, और यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व है। अगर आप लोग हार्ट की डायग्राम को देखें तो जो पल्मोनरी वाल्व और ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, दिस इज ऑन द राइट साइड। लेकिन जो लेफ्ट साइड के वाल्व है, वन इज mitral valve, another is aortic valve, and these two valves are commonly affected in the valvular heart diseases। अब जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर एक वाल्व है, वो मतलब अंदर से किसी भी वजह से जनाब क्या हो जाए, नैरो हो जाए, और उससे ब्लड की जो आगे फ्लो है वो कम हो जाए, तो उसको हम स्टीनोसिस कहते हैं। लेकिन अगर एक वाल्व है वो ओपन तो हो जाए लेकिन दोबारा प्रॉपर बंद ना हो जाए, और उससे बैकवर्ड फ्लो हो रही हो, तो उसको हम regurgitation कहते हैं। तो nerving of the wall is stenosis, and a backward flow of the blood from the wall is called regurgitation। अब स्टीनोसिस अगर माइट्रल वाल्व में हो जाए तो वो माइट्रल स्टीनोसिस है, और अगर इससे बैकवर्ड फ्लो हो जाए तो उसको माइट्रल रिगर्जिटेशन। इसी तरह एयोर्टिक वाल्व की नेयरविंग को हम एयोर्टिक स्टीनोसिस, और इसी बैकवर्ड फ्लो अगर हो जाए तो उसको एयोर्टिक रिगर्जिटेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए, आसान लफ्जों में अगर मैं एक एक के साथ अपना अपना डायग्राम ड्रा करूँ, सो इट विल हेल्प एंड इट विल मेक इजियर फॉर यू गाइस कि आप लोगों ने इसको कैसे आसानी के साथ याद करना है। तो प्लीज रिमेंबर, अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से जो वाल निकलता है दैट इज कॉल्ड अयोटिक वाल्व। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर अयोटिक वाल्व नैरो है, स्टीनोटिक है, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आगे ब्लड ज्यादा नहीं निकालेगी, तो ब्लड विल स्टे इन द लेफ्ट वेंट्रिकल मोर, सो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर विल बी इंक्रीजेस। तो एयोर्टिक वाल्व स्टीनोसिस के अंदर नंबर वन, इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर। दूसरी बात यह है कि एक्चुअली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे कंट्रैक्शन तो ज़्यादा करेगी, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि आफ्टर आफ्टर लोड ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम विल बी आल्सो रेजेस। अब वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन का इशू नहीं है, इसमें सब ब्लड इजेक्शन का इशू है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विल बी नॉट चेंज, क्योंकि जितना वॉल्यूम एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल आएगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इजेक्शन ऑफ द ब्लड, क्योंकि अगर एरिया आपने तंग की है, द कॉमन काज ऑफ एयोटिक वाल्व स्टीनोसिस इन यंगर एजेस दैट इज बाइकस्पिड एयोटिक वाल्व। और अगर एक बंदा है उसकी अयोटिक वाल्व स्टीनोसिस है ओल्डर एज के अंदर, तो उसका लीडिंग काज कैल्सिफिकेशन होती है। ठीक है जी। अब होता यह है कि एक्चुअली व्हेन अयोटिक वाल्व स्टीनोटिक, और इससे जो है ब्लड की आगे जाना फ्लो जो है वो कम है, तो फिर कार्डिक आउटपुट भी कम है, तो डेफिनेटली स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगी। तो फिर ब्लड की जो आगे फ्लो है अयोटा के अंदर वो कम होगी, तो फिर बॉडी की जितनी आर्गन है दे विल सफर फ्रॉम हाइपोक्सिया। उन आर्गन के अंदर ब्लड की जो सप्लाई है वो भी काफी हद तक कम हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इफ द लेफ्ट वेंट्रिकल बिकम इंक्रीजेस इन साइज, क्योंकि ब्लड यहाँ पे जमा होती जाएगी और लेफ्ट वेंट्रिकल कोशिश करेगी कि ब्लड आगे निकाले, सो इट विल अंडरगो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी तो वेंट्रिकल में मजीद जो रिलैक्स होने की कैपेबिलिटी है, कंप्लायंस है, वो कम हो जाती है, क्योंकि इट बिकम स्टिफ। तो इंक्रीज इन डायस्टोलिक प्रेशर फॉर गिविंग इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो जितना इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उसी के साथ साथ इन
डायस्टोलिक प्रेशर भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है, देखिए अगर हम इस डायग्राम को और से देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायग्राम। वाई एक्सिस पे इन लोगों ने लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है। अब यहाँ पे देखें इस चार्ट के अंदर इस पीक का मतलब यह है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इज वेरी हाई, क्योंकि जब वेंट्रिकल ब्लड से भर जाता है तो नॉर्मली इट शुड इजेक्ट ब्लड आउट ऑफ द वेंट्रिकल, बट वेंट्रिकल आगे ब्लड इसलिए नहीं दे रहा कि यहाँ पे वाल्व के अंदर क्या है, स्टीनोसिस है। तो फिर वेंट्रिकल क्या करेगी, कोशिश करेगी कि ज्यादा जोर से कंट्रैक्ट करे, तो यहाँ पे जो प्रेशर है लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर दैट विल बी रेजिस। लेकिन यहाँ से लेके 100 से लेके यहाँ तक 120 ml, दिस इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब सवाल ये है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है उस पर इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, अब देखिए ये हमारे पास ये इजेक्शन, ये पूरा का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, लेकिन ये जो है ये इजेक्शन जो कर रहा है, इजेक्शन जो है वो क्या है, वो कम है, क्योंकि आगे जो वाल्व है वो नैरो है। ठीक है जी। सो व्हाट आर द चेंजेस अकरिंग इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इफ देयर इज स्टेनोटिक aortic valve? Number one, left ventricle pressure is increased, end systolic volume is increased because of increasing preload. Stroke volume will be decreases and left ventricle will undergo hypertrophy. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ट है। अब देखिए आसानी के लिए अगर आप लोग इस तरह याद रखें, दिस इज अ हार्ट, और आप लोगों को पता है कि हार्ट के अंदर देर आर हाउ मेनी चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स। वेरी गुड, ठीक है। जिस तरह की 4 चेम्बर्स हैं, अब अगर हम इसको चेम्बर्स में कन्वर्ट करें, दिस फॉर एग्जांपल एयोटिक वाल्व है। अगर एयोटा इससे ब्लड लेके जा रही है, लेकिन जो एयोटिक वाल्व है वो दोबारा सही तरीके से बंद नहीं होता, तो बैकवर्ड फ्लो अयोटा से वेंट्रिकल की तरफ होगी, जिसको एयोटिक वाल्व रीगर्जिटेशन कहते हैं। अब इसमें होता यह है कि आप लोग को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर लेफ्ट एट्रियम ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को देता तो यहाँ पे माइट्रल वाल्व ओपन हो जाता है, और यहाँ पे एयोटिक वाल्व तब तक बंद होता है, और जब ब्लड पूरा का पूरा वेंट्रिकल में आ जाए तो फिर यहाँ पे माइट्रल वाल्व बंद होता है, तो वेंट्रिकल एक्ट एज अ क्लोज लूप, तो उसको आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते थे। और जब फिर ब्लड आगे जा रहा था तो फिर अयोटिक वाल्व ओपन रहता, और जब ब्लड सारा का सारा चला जाता तो एयोटिक वाल्व क्लोजेस, और जब माइट्रल वाल्व एयोटिक वाल्व क्लोज होता और वेंट्रिकल एट द सेम वॉल्यूम पे रिलैक्स करता तो उसको आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहते हैं। तो इस क्लास में प्रीवियस लेक्चर से मतलब इतना कंसेप्ट आप लोगों को डेफिनेटली मिल चुका होगा कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का मतलब कि वेंट्रिकल इज आइदर कंट्रैक्ट और रिलैक्स एट द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड, नाइदर द वॉल्यूम इज लीकिंग नाइदर इज एडेड। तो सारे वाल्व को क्या होना चाहिए, माइट्रल वाल्व और अयोटिक वाल्व को, चाहे वो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन हो या रिलैक्सेशन हो, दोनों में क्लोज होना चाहिए। लेकिन रीगर्जिटेटिंग के अंदर अयोटिक वाल्व इनएबल टू क्लोज, ये क्लोज नहीं होता, सो देयर इज नो आइसो वॉल्यूमेट्रिक फेज, यहाँ पे आइसो वॉल्यूमेट्रिक फेज नहीं होती है। नंबर टू, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है डाइक्रोटिक नाच अयोटिक वाल्व क्लोजिंग की वजह से है। तो यहाँ पे डाइक्रोटिक नाच इसलिए आता है कि यहाँ पे यूटिक वाल्व स्टीनोसिस की वजह से प्रेशर बढ़ते हैं, तो वाल्व क्लोजिंग के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे तो वाल्व बंद ही नहीं होता, देयर इज नो डाइक्रोटिक नॉच, लॉस ऑफ डाइक्रोटिक नॉच। अब यहाँ पे प्लीज याद रखें कि जब वेंट्रिकल ज्यादा ब्लड निकालेगा तो मतलब निकालने में तो इशू नहीं है क्योंकि वाल इज ओपन, लेकिन जब ये रिलैक्स होगा तो जो ब्लड योटा में रहना था अब वो डेफिनेटली दोबारा वापस जाएगा। अब जब ये वापस जाएगा और ये एट्रिया से भी लेगा, तो डायस्टोल के अंदर जो वॉल्यूम है ये अपना एट्रिया से भी ले रहा है, और कुछ वॉल्यूम जो अयोटा में है वो भी वापस जा रहे हैं। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, वो ज्यादा, और जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, फ्रैंक स्टारलिन लॉ के मुताबिक उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे डायस्टोलिक वॉल्यूम पे इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जब बैकवर्ड फ्लो हो रही हो तो फिर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, वो बढ़ता है। अब अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम एग्जाम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, वो ये है जो मेजॉरिटी एग्जामिनर आप लोगों से पूछते हैं कि व्हाट विल हैपन टू द पल्स प्रेशर इन केस ऑफ एयोटिक वाल्व रिगर्जिटेशन। तो पहले तो हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी है कि जो पल्स प्रेशर है इसकी मालूम करने का जो फार्मूला है दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक बीपी माइनस सॉरी एंड सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। जो सिस्टोलिक बीपी है अगर इसको हम माइनस करें, इसका डिफरेंस निकालें एंड डायस्टोलिक बीपी के साथ, दैट इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। अब देखें होता यह है कि जब वेंट्रिकल जोर से कंट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोलिक बीपी होगी। अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स करे नॉर्मली और एयोटिक वाल्व बंद हो जाए, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा ब्लड रहता है दे विल क्रिएट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ एयोटा,
दैट विल लीड्स टू डायस्टोलिक। लेकिन इस केस में ये है कि वेंट्रिकल जोर से कंट्रैक्ट करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना सिस्टोलिक बीपी भी ज्यादा होगी। नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 120, लेकिन आप इमेजिन करें कि इस बंदे का 150 है। फिर दूसरी बात यह है कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो एयोर्टिक वाल्व क्लोज होगा, तो जो मिनिमम प्रेशर यहाँ की ब्लड एयोर्टा की वॉल पे लगाता है उसको डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वॉल क्लोजर नहीं होता, तो फिर बीपी जो है डायस्टोलिक बीपी मतलब ये तो नहीं मेंटेन होगी, क्योंकि ब्लड वापस फ्लो कर रहा है वेंट्रिकल की तरफ, क्योंकि द वॉल इज नॉट प्रॉपरली क्लोज बिकॉज ऑफ रिगर्जिटेशन। तो जब ब्लड वापस वेंट्रिकल में जाएगी तो डायस्टोलिक जो 80 था वो उससे भी कम हो जाएगा, 60 पे आ जाएगा, 50 पे आ जाएगा। तो जब आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 150 बाई -60 दैट इज इक्वल टू 90। और आप लोगों को बताया था पल्स प्रेशर इज इक्वल टू 40। तो anything which is greater than 40, when we minus systolic BP from diastolic, that will be large pulse pressure या wide pulse pressure। इसलिए aortic regurgitation के पेशेंट में इन लोगों ने लिखा है कि लार्ज पल्स प्रेशर होता है। ठीक है जी। अब देखिए इसमें अगर आप लोग देखें तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये बहुत ज्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका वजह यह है कि रीगर्जिटेटिंग ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के साथ मिल रही है, और यहाँ पे जनाब फिर स्ट्रोक वॉल्यूम उससे मजीद बढ़ रही है। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल शुड नो फॉर दी एयोर्टिक स्टीनोसिस एंड एयोर्टिक रिगर्जिटेशन। और यहाँ से मैं बताता चलूँ आगे दो स्लाइड्स के बाद ये कंसेप्ट भी आएगी कि जब यहाँ पे ये एरिया नैरो है और जब वेंट्रिकल जोर से कंट्रैक्ट करेगी और ब्लड आए जागे जाएगी, तो जब ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग सिस्टोल जब फोर्सफुल ब्लड जो है वो स्टीनोटिक वॉल से टकराएगी तो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होगा, जिसकी वजह से वो कैरोटिड की तरफ रेडिएट करेगा। तो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर रेडिएट टू कैरोटिड दैट इज एयोर्टिक स्टेनोसिस। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड है वो वापस तब जाएगी जब इसकी क्या होगी डायस्टोल। तो डायस्टोल के अंदर याद रखें अर्ली डायस्टोलिक मरमर दैट इज सीन इन aortic regurgitation। एक और चीज जहाँ पे वॉल्यूम की बात है, मैंने आप लोग को बताया था कि जब ज्यादा जोर से ब्लड तेजी के साथ आकर वेंट्रिकल की वॉल को टकराए S3 हार्ट साउंड होता है, डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी। तो ये भी तो ब्लड वापस जा रही है और अपना ब्लड ऊपर से भी आ रहा है, दिस वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन। तो उसमें भी अगर मरमर पूछा जाए दैट इज कॉल्ड S3 हार्ट साउंड। और यहाँ पे जब एयोर्टिक स्टेनोसिस होगा तो आगे ब्लड तो कम जाएगा, तो ये ज्यादा ब्लड में भी can cause mitral regurgitation, and the left atrium will contract against the regurgitating blood, can cause S4। तो जो aortic stenosis है उसमें S4 हार्ट साउंड होता है। और जो हमारे पास आप लोगों ने इस तरह याद रखना है ASS, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड ASS। तो ASS के अंदर A स्टैंड फॉर aortic, S फॉर stenosis और S4 और S फॉर systolic। ठीक है। तो इसमें सिस्टोलिक मरमर है, S4 हार्ट साउंड है, एंड दैट इज एस मीन आयोटिक स्टीनोसिस। अब आते हैं माइट्रल स्टीनोसिस। अगर एक पेशेंट है उसकी जो माइट्रल वाल्व है वो नैरो है। अब माइट्रल वाल्व कहाँ पे होता है, वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे माइट्रल वाल्व है। व्हेन द माइट्रल वाल्व बिकम नैरो तो फिर क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी तरफ ब्लड का जाना कम होगा। तो इसका मतलब यह है कि ब्लड विल रिमेन इन द लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि स्टीनोसिस के अंदर फॉरवर्ड डिफेक्ट होता है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को नहीं मिलेगी, तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ेगी, इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। लेकिन जब वेंट्रिकल को ब्लड मिलेगा नहीं तो डिक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, डिक्रीज इन सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इन माइट्रल स्टीनोसिस एवरीथिंग विल डिक्रीज बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद दिस वेंट्रिकल, इट इज ऑल अबाउट लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। और आप लोगों को बताया था द पोस्टीरियर मोस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट दैट इज लेफ्ट एट्रियम, when it is enlarged it will compress esophagus, it will compress trachea, even it compress recurrent laryngeal nerve। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है that is known as mitral regurgitation। अगर किसी ने यहाँ से ये डिस्कस करना है कि mitral stenosis में कौन सा मरमर है, तो प्लीज everyone should remember mid diastolic murmur, we will discuss that, this is called mitral regurgitation। अब अगर हम सेम दोबारा एक डायग्राम ड्रा करें, दिस इज द हार्ट डायग्राम। अब ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम इसके दरमियान जो वाल है दैट इज कॉल्ड माइट्रल। अब ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से नीचे तो आ रहा है, लेकिन व्हेन द वेंट्रिकल कंट्रैक्ट तो बजाय ब्लड आगे की ज्यादा ब्लड वापस जा रहे, और बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड को हम क्या कहते हैं, रिगर्जिटेटिंग। तो इसका मतलब यह है कि अयोर्टिक वाल का इशू नहीं है, माइट्रल का है। तो माइट्रल वाल अगर बंद नहीं होगा देर इज नो आइसोवॉल्यूमेट्रिक पेस। अब देखिए एयोर्टिक वाल्व चाहे रिगर्जिटेट करे
चाहे माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेट करे, दोनों के अंदर प्लीज रिमेंबर इन द एग्जाम देयर विल बी नो आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेस। इसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम होता है क्योंकि रिगर्जिटेटिंग, क्योंकि आगे जो ब्लड है वो कम जाएगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड इज रिगर्जिटेट बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो ये लेफ्ट एट्रियम की वॉल्यूम बढ़ाएगी, प्रेशर बढ़ाएगी। तो इंक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग, क्योंकि इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, फॉरवर्ड फ्लो इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्लस बैक फ्लो इनटू लेफ्ट, क्योंकि ब्लड जब यहाँ से वापस जाएगी और ऊपर से पल्मोनरी वेन दे ड्रेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, वो भी ब्लड दे रही है, लंग से जो आ रही है, तो ये भी अपना ब्लड दे रही है, इधर से भी आ रहा है, तो फिर जोर से मजीद ब्लड आएगा और जोर से निकलेगा। तो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर आप लोगों ने याद रखना है, इसके अंदर माइट्रल रिग्रेजिटेशन में इनिशियली स्ट्रोक व इन सिस्टोलिक वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है, क्योंकि बैकवर्ड फ्लो भी हो रही है और फॉरवर्ड फ्लो भी हो रही है। तो अगर आप मरमर के लिहाज से देखें, एयोटिक स्टीनोसिस में एंड इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर रेडिएट टू कैरोटिड, aortic regurgitation, early diastolic murmur, mitral stenosis, there is mid diastolic murmur, और mitral regurgitation में hollow systolic murmur radiate to the axilla. We will discuss this again in a very very important topic later on in the course। ठीक है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं जनाब क्लियर कट एक और टॉपिक की तरफ। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2। वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें जस्ट आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो स्प्लिटिंग ऑफ S2 से पहले हमें डायग्रामेटिकली पता होना चाहिए कि S2 का मतलब क्या है और उसमें हम स्प्लिटिंग को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस डायग्राम पे गौर से देखें, इस डायग्राम ने आप लोगों को सारी चीज़ें स्प्लिट करके देनी है। दिस इज दी फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, एंड दिस इज दी राइट वेंट्रिकल। ठीक है जी, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है। अब होता यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, दिस वन इज दी राइट वेंट्रिकल। अब देखें यहाँ से जो हमारे पास, और ये अगर आप लोग इसको जनाब कैपिटल करें, दिस इज दी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से एयोटिक वाल्व है और यहाँ से जनाब क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व, दैट इज एयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। इन दोनों वाल्व को जब हम फिजियोलॉजिकली देखते हैं, दे लुक लाइक सेमिलुनर वाल्व, हाफ मून शेप। लेकिन जो एयोटिक वाल्व है ये नॉर्मली थोड़ा सा जल्दी बंद होता है और इसके बाद पल्मोनरी वाल्व बंद होता है, और इन दोनों वाल्व की क्लोजर से कौन सा साउंड आता है, S2। वेरी गुड। इसलिए A2 एंड P2, इसका मतलब कि एयोटिक एंड पल्मोनरी विल प्रोड्यूस S2। इसलिए जब हम स्प्लिटिंग की बात करते हैं S2 की, तो हमें अयोटिक वाल्व, पल्मोनरी को ही फोकस करना चाहिए। अब आते हैं फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग क्या है। मतलब इस वाल्व के अंदर नॉर्मल स्प्लिटिंग भी होती है। कब होती है, दैट इज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब हम डीप इंस्पायर करते हैं। मतलब एक बंदा है वो लंबी सांस खींचता है, तो उससे जो इंट्रा थोरेसिक प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज डीप सांस लेने से वीनस रिटर्न ज़्यादा होगी। और वीनस रिटर्न का मतलब कि जो इंफीरियर वीना केवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड किसको देगा, राइट एट्रियम। तो देयर इज राइट वीनस रिटर्न इंक्रीज, राइट एट्रियल फिलिंग, राइट एट्रियल फिलिंग विल लीड टू राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग, और राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड ज़्यादा बाहर जाएगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना ज़्यादा देर तक बाहर जाएगा। तो ये जो पल्मोनरी वाल्व है वो जल्दी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ब्लड आता रहेगा और वो चाहेगा कि मैं बाहर निकलूँ, तो वो वाल्व को क्लोज होने नहीं देगा। लेकिन अयोटिक वाल्व जो है वो तो पहले से बंद हो चुका होगा। अब अयोटिक वाल्व बंद हो जाता है, लेकिन पल्मोनरी वाल्व को बंद होने में थोड़ा सा क्या लगता है, टाइम लगता है। तो अयोटिक वाल्व क्लोज अर्लियर देन पल्मोनरी। अब ये देखिए स्प्लिट हो गया, क्योंकि अयोटिक के बाद जो पल्मोनरी है जल्दी बंद होना था, अब वो बाद में बंद होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर क्या है, वो ज्यादा है। तो एग्जाम के अंदर अगर आ जाए कि वाई फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग इज सीन इन इंस्पिरेशन, द रीजन इज डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व की डिलेड क्लोजर की वजह से फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2 आता है। अब देखिए यहाँ पे इस E का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का S1 पे कोई असर नहीं है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जो अयोटिक वाल्व है इसके बाद पल्मोनरी डायरेक्ट आता है, ये हम एक्सपायरेशन, अगर आप सांस छोड़ें तो फिर इस पे कोई असर नहीं है। लेकिन अगर आप लंबी सांस ले ले, आई स्टैंड फॉर इंस्पायरेशन, तो फिर वीनस रिटर्न ज्यादा की वजह से राइट वेंट्रिकल फिलिंग ज्यादा होगी, तो ज्यादा देर तक ब्लड बाहर जाएगी, तो पल्मोनरी वाल्व विल रिमेन ओपन। तो फिर अयोटिक पहले ओपन होगी, क्लोज होगी, और इसके बाद कहीं जाके होना चाहिए कि यहाँ पे, लेकिन कहीं यहाँ पे जाकर पल्मोनरी वाल्व
ये क्लोज होगी, इसको हम नॉर्मल डिले कहते हैं। दिस इज ई स्टैंड फॉर एक्सपायरेशन, आई स्टैंड फॉर इंस्पायरेशन। अब आते हैं वाइड स्प्लिटिंग की तरफ। अब वाइड स्प्लिटिंग क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीन इन अ कंडीशन दैट डिले राइट वेंट्रिकुलर एम्प्टीइंग। हर वो कंडीशन जिसमें राइट वेंट्रिकुलर की जो एम्प्टीइंग है, या राइट वेंट्रिकल जो है वो ज्यादा टाइम लगाए पल्मोनरी ट्रंक को ब्लड देने में, लाइक पल्मोनरी वॉल स्टीनोसिस। अब जब पल्मोनरी वॉल नैरो है तो राइट वेंट्रिकल कीप ऑन कंट्रैक्टिंग टू इजेक्ट मोर एंड मोर ब्लड, लेकिन अब जितना वो ज्यादा देर तक ब्लड निकालने की कोशिश करेगा तो अयोर्टिक वाल्व तो पहले से बंद हो चुका होगा, लेकिन पल्मोनरी वाल्व को बंद होने में टाइम लगेगा। ठीक है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, इन सब के अंदर क्या होता है, दैट इज ऑफ वाइड स्प्लिटिंग और डिलेड पल्मोनिक वाल स्पेशली ऑन द इंस्पायरेशन। ये जो इंस्पायरेशन में एग्जैजरेट अब नॉर्मल स्प्लिटिंग, इसका मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला ठीक नॉर्मल है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मल स्प्लिट होती है, ये नॉर्मल स्प्लिट है, और ये एबनॉर्मल स्प्लिट है, ये पैथोलॉजी की वजह से है। तो फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग इज सीन इन इंस्पायरेशन, but pathological wide splitting which look like normal splitting that is seen in anything which delayed right ventricular emptying, especially like pulmonic wall stenosis as well as the राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब फिक्स स्प्लिटिंग की तरफ आते हैं, इसका मतलब क्या है, दैट इज सीन इन एएसडी एंड वीएसडी, हार्ट इन एएसडी। एएसडी थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ से बताता चलूँ कि एएसडी का मतलब क्या है। ये चीज़ हमने पहले से डिस्कस की है, लेकिन आप लोगों को यहाँ से मैं एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता चलूँ कि दिस इज दी राइट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि बिफोर द बर्थ, एज वी डिस्कस इन द एम्ब्रियो क्लासेस, कि बिफोर द बर्थ प्रेशर इज वेरी हाई इन द राइट साइड, बट आफ्टर द बर्थ प्रेशर इज वेरी हाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब होता यह है कि जब ईएसडी है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यहाँ पे मसला है, तो हाई प्रेशर की वजह से जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से किधर जाएगी, राइट एट्रियम। तो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखनी है एग्जाम के अंदर कि जो ईएसडी है उसमें प्रेशर डिफरेंस की वजह से ब्लड विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर चैम्बर लेफ्ट एट्रियम टू द राइट एट्रियम, दैट इज द लेफ्ट टू राइट शंट। इसका मतलब ये है जब लेफ्ट साइड से ब्लड राइट पे ज्यादा जाएगी तो राइट एट्रियम को सुपीरियर भी ना केवल इंफीरियर भी ना केवल ब्लड दे रही, इधर से भी आ रही, फिर ये नीचे राइट वेंट्रिकल में जाएगी, और राइट वेंट्रिकल पे ब्लड जब ज्यादा आएगी तो पल्मोनरी वाल को ज्यादा देर तक ओपन रखेगी, तो डिलेड पल्मोनिक वाल की वजह से देयर इज अगेन क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल विच इज डिलेड। तो अयोर्टिक वाल पहले क्लोज होगी, ये बाद में। तो ये देखे यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मतलब ये वाइड है और फिक्स स्प्लिटिंग है, तो एग्जाम के अंदर ये दोनों बातें जब भी आ जाए कि वाइड एंड फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2, दैट इज अ हॉल मार्क ऑफ वाइड एंड फिक्स स्प्लिटिंग, क्योंकि अभी हमने आगे डिस्कस करनी है स्पेशली इन केस ऑफ, ये हमने डिस्कस करनी है इन केस ऑफ पैथोलॉजी। तो जो वाइड और फिक्स प्लेटिंग है वो किसके अंदर होती है, दैट इज द हॉल मार्क ऑफ ईएसडी। एंड ईएसडी के अंदर अब दो बातें एग्जाम के अंदर आती हैं। नंबर वन, विच कंजेनिटल हार्ट डिजीज स्पेशलाइज विद वाइड एंड फिक्स प्लेटिंग ऑफ S2। तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए, ईएसडी। और अगर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वाइड एंड फिक्स प्लेटिंग ऑफ ईएसडी इन केस ऑफ ईएसडी, wide and fixed splitting of S2, think about delayed pulmonic wall closure। अब ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, अब ये इंस्पायरेशन से है और ये इंस्पायरेशन पर डिपेंड नहीं करता। अब आते हैं पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। पैराडॉक्सिकल का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जो S2 हार्ट साउंड है उसमें अयोटिक कंपोनेंट पहले आता है और इसके बाद जो पल्मोनरी है वो आता है। तो द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ S2 हार्ट साउंड दैट इज कॉल्ड A2 एंड P2। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, S2। अगर ऐसी कंडीशन जिसमें पल्मोनरी वाल्व पहले बंद हो जाए और इसके बाद एयोर्टिक वाल्व बंद हो जाए, इट्स मीन के रिवर्सल, इसका मतलब ये है कि जो पैटर्न है वो रिवर्स हो जाए, तो ऐसे कंडीशन को हम पैराडॉक्सिकल या रिवर्सल ऑफ द स्प्लिटिंग कहते हैं। अब देखिए इट हार्ड इन अ कंडीशन दैट डिलेड एयोर्टिक वाल्व। अब ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब एयोर्टिक वाल्व डिलेड होगी तो उसको क्लोज होने में टाइम लगेगी, तो इससे पहले पल्मोनरी क्लोज हो जाएगी, एयोर्टिक में टाइम लगेगा। तो दैट इज क्लासिकली सीन इन एयोर्टिक स्टीनोसिस, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट बंडल ब्रांच में वाइड फिक्स स्प्लिटिंग है और इसमें जनाब पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग है। तो देखिए यहाँ से एक चीज आप लोगों ने सोची है कि एक्चुअली एनीथिंग which can delay the right ventricle emptying time
दैट विल लीड डिलेड राइट वेंट्रिकल एम्प्टिंग, और उसका टाइम बढ़ा रही है, दैट विल काज वाइड इन्फेक्ट स्प्लिटिंग। और ऐसी कंडीशन जिसमें अयोटिक वाल्व जो है वो पल्मोनरी वाल्व की बनिस्बत बाद में बंद हो जाए तो वो पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग या रिवर्सल ऑफ द स्प्लिटिंग करेगी। उसमें देखिए नॉर्मल ऑर्डर मैंने आप लोगों को पहले बताया है। अब सेमिलूनर वाल्व से मुराद अयोटिक एंड पल्मोनरी है, दैट नॉर्मली रिवर्स। जो A to P2 होना चाहिए वो पैराडॉक्सिकल के अंदर रिवर्स होता है, P2 and A2 होता है। On inspiration, P2 closes later and move closer to the A2. Paradoxical eliminating the split. On expiration, the split can be hard opposite to physiological splitting. But the most important point, whatever I told you, they are frequently asked in the exams question. ठीक है जी, इसमें आप लोग को ये चीज आनी चाहिए। So this what all about from today lecture. Very very important. Hope you people enjoyed the topic as well as the concept. And inshallah next time we will discuss some more interesting concept. Thank you so much for your time and remember me in your prayers. Allah Hafiz.